हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम की फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तैयार की थी और उस प्रॉब्लम से रिलेट सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करवाने वाले हैं और उस प्रॉब्लम के साथ साथ हम वो सारे रूल्स देखने वाले हैं जो कि एक सिंप्लेक्स टेबल को तैयार करते समय हम फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, जो पिछले लेक्चर में हमने कुछ रूल्स लिखाए थे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक दी गई एलपीपी को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो वो रूल्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ और भी इंक्लूड करते हुए आपको नोट्स के जरिए मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि उन नोट्स को आप इस वीडियो के साथ में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब उन नोट्स को भी साथ में पढ़ते हुए चलना या फिर उससे पहले वो नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार उन नोट्स को इस वीडियो को देखने से पहले पढ़ जरूर लेना। हालांकि मैं सारे रूल्स इस क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको आज बताने वाला हूं और सिर्फ आज हम यही काम करने वाले हैं कि जो पिछले लेक्चर में हमने ये सिंप्लेक्स टेबल तैयार की थी, इस टेबल से जो अगली टेबल बनने वाली है उस अगली टेबल को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम किस किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो रूल्स कौन कौन से हैं, सो आज हम उनको मेंशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए, हमारे पास में पिछले लेक्चर में फर्स्ट टेबल मिल चुकी थी कुछ इस तरीके से, जहां स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सबसे पहले दी गई एलपीपी को हमने एक स्टैंडर्ड अर्थात मानक रूप में कन्वर्ट किया था। जहां स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो x4, x5 और x6 थे, ये मेरे पास में x4, x6 न्यूनता पूरक चर थे जिनके लिए मुझे इकाई सदिश मिल गए थे, तथा x जो 5 था वो था एक आधिक्य पूरक चर जिसके लिए मुझे एक इकाई सदिश नहीं मिला था। इस इकाई सदिश को और हमने कहा था स्टूडेंट्स कि जितने नंबर ऑफ कंस्टेंट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रतिबंधों की संख्या जितनी होती है एलपीपी में, उतने इकाई सदिश होने ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि x4 और x6 के लिए हमें इकाई सदिश मिल रहे थे, लेकिन x5 के लिए हमें इकाई सदिश नहीं मिला था। तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल x7 को यहाँ पे इंक्लूड किया था सेकेंड रेस्ट्रिक्शन में, और इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को हमने बताया था कृत्रिम चर। जहां हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम प्रॉब्लम में न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर को जोड़ रहे हैं तब उनको उद्देश्य फलन के साथ भी जोड़ा जाता है। साथ में उनकी जो कॉस्ट है वो क्या रखी जाती है, उनकी कॉस्ट 0 रखी जाती है, और जो कृत्रिम चर होता है उस कृत्रिम चर की कॉस्ट जो है वो रखी जाती है -m, जहां m बहुत ही बड़ी संख्या होती है। और इस m के इंक्लूड होने की वजह से इस मेथड को मैं बिग M मेथड के नाम से भी जानता हूं। बिग M मेथड के नाम से भी जानता हूं। सो स्टूडेंट्स, पहली बात यहां पे आती है कि बिग M मेथड का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में मुझे जो ये x5 था, उस x5 अर्थात सेकंड प्रतिबंध के लिए जो साइन था असमीका का वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का था। तब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने की वजह से मैंने -x5 किया था, अर्थात एक आधिक्य पूरक चर को घटाया था, जिससे मुझे इकाई सदिश नहीं मिला। तो इकाई सदिश बनाने के लिए मैंने इसी प्रतिबंध में एक अलग से वेरिएबल x7 को जोड़ा था, जिसको मैंने नाम दिया कृत्रिम चर। और इसी कृत्रिम चर के जोड़ने के कारण मुझे इस x7 को उद्देश्य फलन में भी जोड़ना पड़ा, जहां मुझे x7 की कॉस्ट कितनी रखनी पड़ी, कैपिटल और M। सो इस कैपिटल M के जुड़ते ही दिस मेथड इज नोन एज बिग M मेथड। ओके, सो ये बिग M मेथड होता है जो कब आपके सामने आता है, जब आपके पास में जो रेस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ में होते हैं। चलिए अगली बात पे आते हैं कि सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमने देखा था कि सीजे, जहां सीजे में
बे उद्देश्य फलन के जितने भी चर हैं उनकी कॉस्ट लिखी जाती है सीजे पंक्ति में। इसको मैं इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकता हूं, सीजे जो है इधर की साइड वेरी कर रहा है, यानी कि एक पंक्ति को डिनोट करता है। बी जो है वो एक स्तंभ को डिनोट करता है जहां हम आवश्यकता सदिश को लिखते हैं। और इस x1, x2, x3 एंड सो ऑन x7 के नीचे जितने भी प्रतिबंध में इनके गुणांक हैं, अर्थात इनके जितने भी सदिश हैं उनको यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है XB। XB का मतलब है स्टूडेंट्स, इसमें आधारी चरों को रखा जाता है। B यानी कि बेसिक वेरिएबल, आधारी चरों को XB में रखा जाता है। तो आधारी चर कौन से चर होते हैं? जो कि इकाई सदिश के रेस्पेक्ट में मिलते हैं। तो इकाई सदिश के रेस्पेक्ट में जैसे कि 1 जो है x4 के लिए फर्स्ट पंक्ति में है, तो इस फर्स्ट पंक्ति के लिए मैंने XB में x4 लिख दिया। x6 के लिए 1 थर्ड पंक्ति में है, तो थर्ड पंक्ति में मैंने x6 लिख दिया। और x7 का जो 1 है वो सेकंड रो में है, तो मैंने इसको x7 को सेकंड रो में लिख दिया। CB मतलब कि बेसिक, B का मतलब बेसिक, C का मतलब कॉस्ट। जो बेसिक वेरिएबल हैं उनकी कॉस्ट कितनी रखें? तो देखिए x4 की कॉस्ट 0, x7 की -m और x6 की 0। तो ये तो बात हुई कि सिंप्लेक्स टेबल को, फर्स्ट जो सिंप्लेक्स टेबल है मुझे कैसे बनानी है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि यहां पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जब फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते थे, स्टार्ट करने के बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते थे, जो कि हम ये काम कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते थे, जो कि हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना चुके हैं। और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के बाद स्टूडेंट्स बात आती है ऑप्टिमलिटी टेस्ट की। ऑप्टिमलिटी टेस्ट अर्थात इष्टतम की जांच, इष्टतमत्व की जांच। अब बात आती है कि इष्टतमत्व की जांच किस तरीके से की जाती है। तो स्टूडेंट्स इष्टतमत्व की जांच के लिए हम वैल्यू निकालते हैं ZJ माइनस CJ की। अगर ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ZJ माइनस CJ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन होती है इष्टतमत्व की। अर्थात अगर सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस टेबल पे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर कम से कम एक भी ZJ माइनस CJ नेगेटिव हुआ, तो हमें फिर क्या काम करना पड़ता है? इंप्रूवमेंट का काम करना पड़ता है। क्योंकि फ्लो चार्ट में हमने ये भी देखा था कि अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है, अर्थात यस होता है, तो हम सॉल्यूशन को रीडिंग कर लेते हैं, सॉल्यूशन रीडिंग कर लेते हैं और फाइनली वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर अब क्योंकि इष्टतमत्व की जांच इस तरीके से करते हैं, तो अगर इष्टतमत्व की जांच में एक भी ZJ माइनस CJ लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब कंडीशन कौन सी आ जाएगी? नो वाली। और फिर मैं उसमें करता हूं इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट का मतलब ही कौन सी टेबल आ जाती है? फर्स्ट से सेकंड टेबल। और फिर इसको आप अगेन रिपीट करते हैं फॉर ऑप्टिमलिटी टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली बात आती है कि ZJ माइनस CJ किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए यहां तक टेबल बन गई थी। अब ZJ माइनस CJ हम लिखते हैं इस जगह पे, ZJ माइनस CJ जो कि CB इंटू X ऑफ J माइनस CJ। कहने का मतलब हुआ कि जो ZJ माइनस CJ है वो निकालते हैं हम CB इंटू XJ माइनस CJ। अर्थात हर एक कॉलम के लिए ZJ माइनस CJ निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे इसको? क्योंकि ये क्या है? CB और XJ क्या है? अर्थात X1 के रेस्पेक्ट में जितने भी गुणांक हैं, इसी प्रकार X2 के रेस्पेक्ट में जितने भी गुणांक हैं। सो सबसे पहले
3 CB इंटू दिस प्लस CB इंटू दिस प्लस CB इंटू दिस, ये तो हो गया एक तरह से CB का काम समीशन में। इसमें से मुझे माइनस करना है CJ, यानी कि ये वाली टर्म। तो देखिएगा ये समझ में आ गई ZJ माइनस CJ किस तरीके से निकालते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरीके से ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 3 इंटू 0, 0 इंटू 3 CB इंटू XJ प्लस माइनस के CB मतलब CB यानी कि माइनस M इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ये तो हो गया CB इंटू XJ किसके लिए, X1 के लिए, एंड माइनस CJ यानी कि C1, माइनस C1 इज 2, सो माइनस के 2। इसका मतलब अब मुझे क्या मिला, इस स्तंभ के लिए मुझे मिली वैल्यू माइनस के 2m माइनस के 2। सो यहां पे हम लिख देते हैं माइनस के 2m माइनस के 2। ठीक है, फर्स्ट में था ये माइनस के 2m माइनस के 2 फर्स्ट कॉलम के लिए। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। 0 इंटू माइनस 4 इज 0 प्लस माइनस m इंटू 1 इज माइनस m प्लस 3 इंटू 0 0 माइनस दिस CJ और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस 6 इंटू 0 इज 0 माइनस 2m प्लस 0 माइनस 6, सो दिस इज माइनस 2m माइनस 6। 0 इंटू 1 इज 0 माइनस m इंटू 0 इज 0 0 0 0 माइनस 0 इज 0। 0 इंटू 0 इज 0 माइनस m इंटू माइनस 1 इज पॉजिटिव m प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इज 0 यानी कि पॉजिटिव m। सेम 0 इंटू 0 0 माइनस m इंटू 0 0 0 इंटू 1 इज 0 एंड 0 इज 0। एंड हियर देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस m प्लस 0, सो माइनस m माइनस के माइनस m, सो दिस इज प्लस m यानी कि दिस इज अगेन 0। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक बात और आपके पास में आती है कि जितने भी आधारी चर हैं, जितने भी आधारी चर होंगे उन आधारी चरों के रेस्पेक्ट में ZJ माइनस CJ हमेशा 0 ही होगा। ये एक और रूल है इसमें कि आधारी चर कौन कौन से थे, x4, x6 और x7, तो उनके लिए ZJ माइनस CJ हमेशा 0 ही होगा। और हम ये कैलकुलेशन से भी देख चुके हैं कि यस ये वैल्यू 0 ही आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ZJ माइनस CJ जब हम निकालते हैं तो हम देखते थे कि सभी ZJ माइनस CJ जो हैं वो या तो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ इसका मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट वहां फेल हो जाता है और हमें फिर आगे नेक्स्ट टेबल के लिए बढ़ना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस नंबर इज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि m बहुत बड़ी संख्या है, तो 2m माइनस 6 माइनस 2m, जब m ही बहुत बड़ी संख्या है तो माइनस m बहुत छोटी संख्या हो जाएगी नेगेटिव में, और वो भी माइनस m उसमें प्लस 3 जोड़ दें अगर, तो ये रहने वाली तो नेगेटिव ही है ना, क्योंकि m तो बहुत बड़ी संख्या है। और जब ये माइनस m हुई यानी कि ये बहुत ही छोटी ऋणात्मक संख्या बन गई, और इसमें अगर मैं प्लस 3 भी कर दूं तो ये माइनस ही रहने वाली है, तो इसका मतलब ये भी माइनस है। और जब m ही बहुत बड़ी है तो माइनस 2m तो उससे भी ज्यादा बड़ी ऋणात्मक संख्या हो जाती है, यानी ऋण भाग में वो तो और भी इधर गई, और उस माइनस 2m में आप और माइनस 2 कर दो यानी कि और भी छोटी हो गई, और अगर इस माइनस 2m में और भी माइनस 6 कर दूं ये इससे भी ज्यादा छोटी हो गई। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि हमने देखा कि ZJ माइनस CJ जो है यहाँ पे सभी क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है।
नेगेटिव मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब मैं नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाऊंगा। अब नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाऊंगा तो बात आती है सबसे पहले कि इसका प्रिवेसी चर क्या होगा। प्रिवेसी चर स्टूडेंट्स, एक नाम आया है प्रिवेसी चर। तो प्रिवेसी चर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने के लिए हम मोस्ट नेगेटिव अर्थात सबसे न्यूनतम ऋणात्मक ZJ माइनस CJ देखते हैं। और सबसे न्यूनतम ऋणात्मक ZJ माइनस CJ क्या मिला? -2m-6। और इस पे इस तरीके से एरो का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए जो x3 चर होगा वो चर कहलाता है प्रिवेसी चर। सो यहां पे ये चर कहलाता है प्रिवेसी चर। ठीक है। सो अभी ये प्रिवेसी चर क्यों है? प्रिवेसी चर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अब इस आधारी जो चर होंगे यानी कि जो x भी होगा इसमें इन x4, x7 और x6 इन तीन आधारी चरों की जगह पे किसी एक आधारी चर की जगह पे अब नेक्स्ट टेबल में ये x3 आधारी चर बन के जाएगा किसी एक की जगह पे। अब बात आती है कि वो एक कौन सा है जिसकी जगह पे ये x3 अपनी जगह बनाने वाला है। तो उस वेरिएबल को, उस आधारी चर को ढूंढने के लिए जो कि इस x3 से रिप्लेस होने वाला है, अर्थात इस x3 से, इस x3 प्रिवेसी की वजह से हटने वाला है यहां से, तो इस चीज को हम सिलेक्शन के लिए बात करते हैं मिनिमम रेशियो की। मिनिमम रेशियो कहता है BI/XIJ, जहां XIJ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ XIJ जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर XIJ नेगेटिव हुआ या फिर 0 हुआ तो हमें मिनिमम रेशियो नहीं निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ आपको विद नोट्स रूल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन के साथ साथ भी ये सारी चीजें क्लियर करते हुए चलें। सो स्टूडेंट्स XIJ लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये चीज जो ये काम है वो हम करते हैं मिनिमम रेशियो का इस प्रिवेसी चर के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि XIJ ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं। तो इस प्रिवेसी चर में XIJ कौन कौन से हैं? एक तो -6, 2 और -2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि -2 ये नेगेटिव है, -6 ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब इन दो पंक्तियों के लिए मिनिमम रेशियो नहीं निकलेगा। तो अब रही कौन सी? सिर्फ एक पंक्ति सेकंड वाली, यानी कि अब हमें सिर्फ यही पंक्ति देखनी है। तो मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा? BI, यानी कि BI मतलब 11/2। तो यही एक मिनिमम रेशियो होगा और ये मिनिमम रेशियो आपको सेलेक्ट करवाता है एक मुख्य पंक्ति और ये होता है मुख्य कॉलम। सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा, बस समझते चलिए। ये पंक्ति कहलाती है मुख्य पंक्ति जो मिनिमम रेशियो वाली होती है, और सबसे न्यूनतम ZJ माइनस CJ वाला स्तंभ वो कहलाता है मुख्य स्तंभ, मुख्य कॉलम। और स्टूडेंट्स इस मुख्य कॉलम और मुख्य पंक्ति और मुख्य कॉलम का एलिमेंट जो है, अवयव जो है, ये कहलाता है मुख्य अवयव। ये कहलाता है मुख्य अवयव, यानी कि की एलिमेंट ये कहलाता है की एलिमेंट, मतलब मुख्य अवयव। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि इस की एलिमेंट का क्या रोल है। तो की एलिमेंट का रोल अब स्टूडेंट्स ये है कि ये अब की एलिमेंट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा वेक्टर, कौन सा चर नेक्स्ट टेबल में यहां से
हटने वाला है और x3 उसकी जगह पे आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, की एलिमेंट आपको इस कोष्टक से डिनोट कर देना है सिंपलेक्स टेबल में, और फिर ये देखना है कि इस की एलिमेंट के सामने वाली पंक्ति में वह कौन सा इकाई सदिश है जिसके लिए एक आ रहा है, वह कौन सा इकाई सदिश है जिसके लिए आप एक देख पा रहे हो। तो देखिए इकाई सदिश कौन कौन से थे, एक तो ये था, एक ये था और एक ये था। लेकिन इस की एलिमेंट के सामने एक वाला इकाई सदिश कौन सा है, x7 है ना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेबल में यहां से अब x7 ही हटने वाला है और x7 के हटते ही x3 यहां पे प्रवेश कर जाता है, और इसीलिए x7 को स्टूडेंट्स हम कहते हैं अपगामी चर, अपगामी यानी कि डिपार्टिंग वेक्टर, डिपार्टिंग वेरिएबल, डिपार्टिंग वेरिएबल, ठीक है। और ये कहलाता है प्रवेशी चर अर्थात एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल की। ये सब कुछ क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल की। नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने इस एरो को इस तरीके से इंडिकेट किया, यानी कि ये अंदर जाएगा, यानी कि ये होगा प्रवेशी, तो बाहर कौन आएगा, x7। तो इस तरीके से आपको एरो साइन दिखा देने, ताकि आपको ये पता रहे कि ये चर अगली टेबल में इंक्लूड होगा, एंटरिंग करेगा, एंट्री मारेगा, और ये चर वहां से डिपार्ट होगा, यानी कि निकलेगा बाहर। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल, एंड विच इज, और नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल क्यों बनी, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट था ZJ माइनस CJ वो सभी क्या नहीं थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं थे, हमें ये तीनों नेगेटिव मिल गए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड टेबल की, और सेकंड टेबल के लिए स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि CJ जो है वो एज इट इज रहता है, जैसा था वैसा ही रहता है, और जो मेरे पास में कृत्रिम चर है, कृत्रिम चर वाला स्तंभ यहां से गायब हो जाता है, हट जाता है, यानी कि एक कॉलम नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में कम हो जाएगा। तो देखिए CJ B XB तो CJB एंड XB और CB, ठीक है। मैंने कहा था कि CJ जो रो है वो एज इट इज रहती है, बस वहां से एक कॉलम कैंसिल हो जाता है, कौन सा, जो डिपार्ट हो रहा है, ठीक है। सो देखिएगा सेकंड सिंपलेक्स टेबल हम तैयार कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 और x6, x7 निकल गया। तो देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स XB में उन वेरिएबल्स, उन चर को लिख लेते हैं जो कि हमारे पास में प्रेजेंट में है, जैसे कि x4 है, ये एज इट इज रहेगा। x7 की जगह अब x3 आ गया है, तो x3 लिख दिया और x6 लिख दिया। इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट क्या है x4 की, पहले इनकी कॉस्ट लिख लीजिए यहाँ पे 2 -3 6 0 0 एंड 0। x4 की कॉस्ट 0 है, x3 की कॉस्ट 6 है और x6 की भी 0 है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें कैलकुलेशन करनी है ये वाली, कौन सी, कि इन कॉलम्स में कौन कौन से अवयव आने वाले हैं। जो ये खाली दिख रहे हैं ना, ये सभी
अब इनमें आपके पास में क्या वैल्यू मिलने वाली है? तो स्टूडेंट्स देखिए, अब क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने x3 को प्रवेशी चर बता के इसे आधारी चर के रूप में शो कर दिया। अब अगर x3 आधारी चर है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि देखिए, एक और नियम आप सुन लीजिए कि जो भी आधारी चर हैं उन आधारी चरों के रेस्पेक्ट में जो कॉलम होंगे वो इकाई सदिश ही रहेंगे, इकाई सदिश ही रहेंगे। जैसे कि क्योंकि आधारी चर हैं और आधारी चरों को हमने कैसे सेलेक्ट किया था? जो इकाई सदिश बना रहे थे। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पे है सेकंड टेबल में, इसका मतलब इनके लिए भी इकाई सदिश है। तो x4 एज इट इज रहेगा 1 0 एंड 0। इधर x6 जो है वो भी एज इट इज रहेगा। अब बात आती है कि x3 भी तो एक आधारित चर बन गया है। अब इसका मतलब इसके लिए भी तो अब क्या होना चाहिए? इसके लिए 0 1 और 0 होना चाहिए। x3 कॉलम में 0 1 0 होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिखना है। जो चर आधारी चर अब नए टेबल के लिए बना है उसके लिए ये इकाई सदिश लाने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और वो कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है अब ध्यान से देखना। अभी मैं इनको रफ कर देता हूं। बस आइडिया ये रखना है माइंड में कि मुझे यहां 0, क्योंकि एक इकाई सदिश 1 0 0 हो गया है, दूसरा इकाई सदिश 0 0 1 हो गया है। तो अब कौन सा रहा? 0 1 0 वाला। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, ये फर्स्ट रो में मुझे चाहिए 0, सेकंड रो में मुझे 1 चाहिए और थर्ड रो में मुझे 0 चाहिए। कौन से कॉलम में? इस थर्ड वाले कॉलम में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम काम करते हैं इस 1 के लिए, इस 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मुझे यहां पे 1 लेके आना है। तो 1 लाने के लिए जो मेरा की एलिमेंट है उस की एलिमेंट को स्टूडेंट्स मैं इस पूरी पंक्ति में भाग दे देता हूं। इस की एलिमेंट का इस पूरी पंक्ति में भाग दे दीजिए, सीधी सी बात है। इस की एलिमेंट का पूरी पंक्ति में जैसे ही भाग दिया तो देखिए, यहां से सेकंड रो है 11/2, यहां से 2/2 1, 1/2 और 2/2 1 आ गया। एक देखिए 0/2 0 0 ही आने वाला है और हमने लिखा भी 0 ही है। -1/2 -1/2 और 0/2 0 0 ही आया है कैलकुलेशन से भी और लिखा भी हमने 0 ही है। चलिए, ये काम हो गया खत्म। यानी कि मेरे पास में जो 1 की रिक्वायरमेंट थी वो हो गई अब खत्म। तो 1 कैसे लेके आना है? जो भी की एलिमेंट है उसका उस रो में भाग लगाना है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि इन 2 रोज को कैसे तैयार करें। जो खाली पड़े हुए जो कोष्टक आपको दिख रहे हैं इनको कैसे तैयार करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब कभी भी हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े ही होंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पंक्ति जो स्थानांतरण होता था उसमें आप क्या पढ़ते थे कि जिस पंक्ति को स्टूडेंट्स हमें बदलना होता था उस पंक्ति में से या तो दूसरी पंक्ति को घटाते थे या फिर जोड़ देते थे। ऐसा ही कुछ करते थे। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो अगर मुझे R1 को चेंज करना है तो R1 को चेंज करने के लिए मैं R1 में से ही तो माइनस करता हूं, जैसे 2R3, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगाना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स में R1 चेंज होने वाली है, ठीक है, R1 चेंज होने वाली है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, यहां पे भी तो मुझे ऐसा ही कुछ काम करना है कि माना कि ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स बनी, ये वाली यहां से और यहां तक पूरी, और मुझे अब चेंज किसको करना है सेकंड टेबल के लिए? इस फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को चेंज करना है। और फर्स्ट रो की रिक्वायरमेंट क्या है कि इस x3 में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो को क्या करना है?
चेंज करना है तो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो में से मैं ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि मुझे यहां जीरो मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पर जीरो लाने के लिए अगर मैं इस सेकंड टेबल की, हमेशा मैं यूज करूंगा इस सेकंड टेबल की इस रो को जो हमने सबसे पहले तैयार की है, इस रो को मैं सेलेक्ट करता हूं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सेकंड रो सेकंड टेबल की, इसको मुझे यूज में लेना है, इस रो को मुझे काम में लेना है फर्स्ट रो को बदलने के लिए, इस फर्स्ट टेबल की को। तो देखिए मुझे यहां पे जीरो चाहिए, तो यहां पे क्या है 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे -6 आपको दिख रहा है x3 के इस कॉलम में, तो अब मैं अगर इसको यानी कि इस सेकंड टेबल की सेकंड रो को 6 से गुना करके इस फर्स्ट रो में जोड़ दूं, देखिएगा अगर इसको मैं 6 से गुना करता हूं तो देखिए 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6, प्लस कर रहा हूं मैं फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो को। तो पहले यहां पे देखिएगा -6, तो देखिए -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यहां पे मुझे मिल गया 0, काम खत्म। इसका मतलब स्टूडेंट्स अब मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन इन सभी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए लगा देता हूं। जैसे कि ये 0 मुझे मिल गया, अब इसको 6 से, वही 6 से गुना करना है, तो देखिए 6 इंटू हाफ, और इसमें जोड़ना क्या है, इसके जो x2 है इसकी ये वाली पंक्ति -4, तो 2 तिया के 6 -4 इक्वल्स टू -1, इसका मतलब मुझे यहां मिल जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए इसको 6 से गुना करना है, तो 6 इंटू 1 प्लस क्या करना है इसमें, इसकी फर्स्ट रो यानी कि 3, 6 और 3 9, तो यहां पे आ जाएगा 9। इसको 6 से गुना करते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो 11/2 इंटू 6 प्लस क्या करना है इसमें, ये वाली रो यानी कि 2 तिया के 6 11 33 और 2 35 आ गया यहां पे। ठीक है, एक ये रह गया, इसको 6 से गुना करना है, -1/2 इंटू 6 प्लस क्या करना है इसमें, पहली पंक्ति पहली टेबल की x5 के ऊपर 0 प्लस के 0, यानी कि यहां क्या मिला मुझे -3 मिल गया। ये रो इस तरीके से तैयार की जाती है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये रो तैयार करोगे और इस पंक्ति की हेल्प लेते हुए हमें जो बाकी की पंक्ति यहाँ पे अब बची हुई है, जैसे फर्स्ट पंक्ति बची हुई थी इसको चेंज कर लिया, अब थर्ड पंक्ति बची हुई है इसको भी चेंज करना है, और इसको चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे अगेन 0 लाने के लिए देखिए, अब सबसे पहले तो यहाँ के एलिमेंट को देखिए क्या है -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं सेकंड टेबल की सेकंड रो को, और इसे फर्स्ट टेबल की थर्ड रो में जोड़ दूं, तो थर्ड रो चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, इसको मैं 2 से गुना कर रहा हूं, इसको 2 से गुना कर रहा हूं, तो 2 इंटू 1 प्लस इसमें जोड़ किसको रहा हूं, इस R3 को -2, तो हो गया 0, यही मुझे 0 चाहिए था। तो देखिए यहां पे 0 आ गया, अब क्या करना है, इसको 2 से गुना करना है, सो 1/2 इंटू 2 और प्लस क्या करना है, ये वाला 3, तो बराबर 4, तो यहां पे आ जाएगा 4। इसको 2 से गुना करना है, 1 इंटू 2 प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है पहले टेबल में, फर्स्ट, दिस इज इक्वल्स टू 3। अब इसको मुझे 2 से गुना करना है, तो 11/2 इंटू 2 प्लस इस वाला एलिमेंट 5, कितना हो जाएगा, 11 और 5 16।
एंड दिस इज, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको 2 से गुना किया तो 0 इंटू 2 इज प्लस क्या करना है, ये वाला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू 0 इज 0 और हमने लिखा भी 0 ही था। अब मुझे ये भी लास्ट बचा है तो इसको 2 से गुना करना है, माइनस के हाफ इंटू 2 और प्लस क्या करना है पहली टेबल का ये एलिमेंट और वो क्या है 0, दिस इज इक्वल टू 0 सो दिस इज -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये जो 2 रो हमें तैयार करनी थी, तीनों रो एक्चुअल में, वो तीनों रो किस तरीके से तैयार की थी वो हमने कर ली है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक तरह से आपको सेकंड सिंपलेक्स टेबल मिल गई, तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल मिलते ही अब कौन सी प्रोसेस करते हैं अगेन, वही ऑप्टिमलिटी टेस्ट। सो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है, वही ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ। सो ZJ माइनस CJ क्या होता है CB इंटू XJ माइनस CJ। ठीक है, तो देखिएगा 9 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 6 6 प्लस 3 इंटू 0 0 यानी कि 6 और -2 इज 4, 6 -2 4 हो गया। ठीक है, 0 इंटू -1 इज -1 सॉरी 0, 6 इंटू हाफ इज 3 0, 3 माइनस -3 6, 0 इंटू 0 1 इंटू 6 6, 0 इंटू 0 0, तो 6 माइनस 6 इज 0, 1 इंटू 0 0 0 0 0 एंड 0 इज 0, -3 0 -2 -3 -1 0 एंड -0 इज -3 एंड दिस इज अगेन 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मुझे x3 नया आधारित चर मिला था और मैंने रूल बताया था कि आधारित चर के लिए जो ZJ माइनस CJ है वो हमेशा 0 ही होता है, तो यहाँ पे भी मुझे 0 ही मिल गया था और यहाँ पे भी 0 मिला, यहाँ पे भी 0 मिला है, जबकि मैंने टेबल नई तरीके से बनाई है, लेकिन ये हमेशा 0 मिलने वाला है स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आधारित चर होंगे। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ZJ माइनस CJ नेगेटिव तो नहीं है, तो यहां मैं देख पा रहा हूं स्टूडेंट्स बाकी तो सब 0 या फिर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एक जो है वो नेगेटिव है। अब एक नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स अब बात आती है एक और नई, और एक और नई जो नियम है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि चलिए ZJ माइनस CJ अगर नेगेटिव है, ZJ माइनस CJ नेगेटिव है, लेकिन ZJ माइनस CJ नेगेटिव होने के साथ साथ हमें एक बार जो कॉलम नेगेटिव ZJ माइनस CJ दे रहा है उस कॉलम के और भी ऊपर की एंट्रीज को देखिए। ZJ माइनस CJ आपको ये दिख गया कि यार ये ZJ माइनस CJ नेगेटिव है और तुरंत आपने किया ये प्रवेशी सदिश, तो आप अपगामी सदिश क्या होगा और नेक्स्ट टेबल। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि अगर आपको ZJ माइनस CJ नेगेटिव दिखा है तो वो चीज देखने के साथ साथ एक बार आपको उस कॉलम में ऊपर की तरफ भी जो एंट्रीज हैं वो भी देख लेनी है। तो स्टूडेंट्स नया नियम ये कहता है कि अगर ZJ माइनस CJ नेगेटिव है और मोस्ट नेगेटिव है, जो सबसे न्यूनतम आपने ऋणात्मक ZJ माइनस CJ लिया है, अगर उस ऋणात्मक ZJ माइनस CJ के लिए ऊपर के कॉलम की एंट्री जो है वो सभी ऋणात्मक हो, वो सभी ऋणात्मक हो या फिर 0 हो, ये रूल भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट आप समझ लीजिए कि मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सिलेक्शन के साथ साथ हमें ये भी देख लेनी है कि उसके ऊपर की एंट्री कहीं 0 या फिर नेगेटिव तो नहीं। अगर 0 या फिर नेगेटिव हुई तो स्टूडेंट्स उस समस्या का अपरिबद्ध हल होता है, ये नया नियम है, तो उस समस्या का अपरिबद्ध हल होता है, अपरिबद्ध हल अर्थात अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है।
और अनबाउंडेड सॉल्यूशन होते ही स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अब यहीं पे स्टॉप कर देनी है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन अनबाउंडेड है इसका मतलब हम वहां से ये पता नहीं कर सकते कि हमारा सॉल्यूशन कौन सा इष्टतम होगा और कौन सा नहीं। क्योंकि अनबाउंडेड रीजन क्या होता था, अनबाउंडेड रीजन कुछ हमने इस तरीके से पढ़ा था, जो कि हमने कुछ इस तरीके से देखा था। अब यहाँ पे आप कहाँ सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, ये तो इन्फिनिटी तक है। तो इस वजह से ये टेबल यहां पर आकर ये कहती है कि क्या कहती है, आपको लिखना है कि मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ इज इक्वल टू -3 है, जिसके लिए स्तंभ जिसके संगत स्तंभ के सभी अवयव कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, सभी अवयव ऋणात्मक हैं। इस कारण समस्या का हल अपरिबद्ध होगा, समस्या का हल अपरिबद्ध होगा। और समस्या का हल अगर अपरिबद्ध होगा तो यहीं पे आपको सारणी को रोक देना है और यही समस्या आपको यहीं पे स्टॉप करके फाइनल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फाइनल सॉल्यूशन आप इतना जब कर लेते हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं कि मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ सिलेक्शन के साथ साथ आपको उस स्तंभ के अवयवों को भी देख लेना है। अगर वो स्तंभ के अवयव 0 या फिर नेगेटिव हुए तो वो एक अपरिबद्ध हल देता है। तो ये भी एक नया नियम आपके सामने इस क्वेश्चन में आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। बस आपको सजेस्ट यही करता हूं मैं कि इस वीडियो को देखने से पहले वो नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के साथ, उनके नियमों को आप ध्यान से पढ़ लेना। बाकी मैंने सारे नियम, जहां तक मुझे लग रहा है सारे नियम आपको मैंने इसी में ही बता दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।